हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर में पूछे गए फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो सेट आया है वो सेट आई है, और सेट आई में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए उसका 100% जो है जेन्युइन आंसर जो होगा उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है। यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। तो फ्रेंड, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा। और बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फ्रेंड, एक हेनरी किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड, अगर बात करें एक हेनरी की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर -3। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, सही आंसर होगा। तो फ्रेंड, अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेंड पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो फ्रेंड, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड लिखा गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मूल गेट के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। कौन आवेशित नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड पूछा गया है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड उसका होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, 4। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। तो जो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी होती है उसकी शक्ति जो है इन्फिनिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा गया है, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है। तो अगर बात करें इसके आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि खगोलीय दूरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि हवा में ये किसके का मान क्या होता है। तो अगर हवा में बात की जाए इसके मान की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर विद्युत क्षेत्र में लगे आवेशित कण के बल की बात, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E/E। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा फ्रेंड है कि चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा C/2। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि इस समय तक I धारा के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, I² × R/T। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 × वेबर/मीटर स्क्वायर।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फ्रेंड कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमेगा इंटू L। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल पूछा गया है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। तो फ्रेंड अगर इसके 19 नंबर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। हरे रंग का जो कोड होता है वो 5 होता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में v वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, किसके बराबर होती है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड आपको याद होगा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर के बराबर होता है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है संबंध Q = N × E निम्नलिखित में से N का मान संभव हो सकता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन 27 की बात करें तो क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, V² × R। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है धारितीय प्रतिघात किसके बराबर में होता है। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए धारितीय प्रतिघात का तो इसका आंसर होता है डी, ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। और हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करें अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्फा कण जो होता है वो मौलिक कण नहीं होता है। क्योंकि आप फ्रेंड पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु का मौलिक कण जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 में सवाल पूछा गया है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति होती है। तो अगर बात करें टीवी प्रसारण के लिए तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन 32 की बात की जाए तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपसे कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन आवेशित। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स अगर हम अगले यहाँ पे
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में हमसे पूछा गया प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी का मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन 38 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि को दूर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन 39 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निर्वात में प्रकाश का वेग c और कांच का अपवर्तनांक म्यू 3/2 में किसका मान होगा। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन 45 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, और सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होगा। तो फ्रेंड आपको पता होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर को माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन 48 में पूछा गया है NOR द्वारा नॉर द्वार मतलब कि नॉरगेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो फ्रेंड अगर इसके व्यंजक की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 की बात की जाए तो द्विआधारी संख्या की दशमिक संख्या क्या होगी। मतलब इसका द डिसिमल नंबर ऑफ बाइनरी, इसका हमको जो है डिसिमल नंबर निकालना है। तो अगर इसके डिसिमल नंबर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। तो अगले सवाल यहाँ पे पूछा गया है पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल में हमसे पूछा गया है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। तो आर त्रिज्या वाले अगर पृथ्वी की विद्युत धारिता की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, और यहाँ पे पूछा गया है 1 एम्पियर बराबर होता है। तो फ्रेंड आपको पता है 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो अगर विद्युत वाहक बल की इकाई की बात की जाए तो उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, और 59 के मान की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹ मीटर प्रति स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा 59, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगला सवाल है विद्युत विभव बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में पूछा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटीमीटर। अगले सवाल में पूछा कि 1 फैराडे किसके बराबर में होता है। तो फ्रेंड 1 फैराडे जो होता है ऑप्शन बी के, इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल
अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो इसका नमन कोण की बात की जाए तो इसका नमन कोण होता है 90 डिग्री के बराबर। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति के मान की बात की जाए तो उसका मान हमेशा 0 होता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही होगा। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 की बात की जाए तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70। और क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जाए तो यहाँ पे सवाल दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो अगर इसके दिशा की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल के एक नए सेशन की तरफ।